इस गोपी शंकर को हो क्या गया है? क्या तुमने इसे क्लियरली बताया नहीं था कि इसे किस बारे में बात करनी है? जब पीयूष चावला ने देखा कि गोपी शंकर अपनी और अपने परिवार की तारीफ करे बिना थकने का नाम नहीं ले रहा है, तो तुरंत ही गाज कैलाश चौधरी पर आकर लटक गई थी। जैसे ही कैलाश चौधरी ने पीयूष चावला की बात सुनी, वैसे ही ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए बोला, मेयर साहब, मैंने उसे बोला था, शायद वो भूल गया। मैं अभी फिर से उसे याद दिलाता हूं। जैसे ही कैलाश के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष ने कठोर अंदाज में कहा, समझाओ उसे। हमारा आज का मेन टॉपिक अलीबाग गांव में हो रहा है इन्वेस्टमेंट की पब्लिसिटी करना है, ना कि उसके और उसके परिवार वालों के अचीवमेंट्स की पब्लिसिटी करना। बेवकूफ इंसान सारा खेल बिगाड़ रहा है। पीयूष की बात सुनकर तुरंत ही कैलाश ने अपना सर हिलाया और तुरंत ही एक ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया जहां से वो गोपी शंकर को अच्छे से देख सकता था। जैसे ही गोपी शंकर ने उसे देखा, वैसे ही कैलाश ने उसे आंख मारते हुए मुद्दे की बात करने को कहा और कैलाश ने कई बार आंख मारी, लेकिन गोपी शंकर ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने कैलाश को आंख मारते हुए देखा ही नहीं है। और गोपी शंकर वही करता रहा जो वो इतने समय से कर रहा था, अपनी पब्लिसिटी। अभी अगर ये कोई छोटा मोटा इवेंट होता तो कैलाश गोपी शंकर को जोर से कोसते हुए उसकी अक्कल ठिकाने लगा देते, लेकिन कैलाश भी जानता था कि ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कैलाश अपने आप को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। अंदर ही अंदर कैलाश का मन तो कर रहा था कि वो अभी गोपी शंकर के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए वापस घर छोड़ के आए। गोपी भैया, आज का टॉपिक गांव वालों को गांव और गांव में हो रहे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है, अपने बारे में नहीं। जल्दी से मुद्दे पर आओ। जब आंख मारने से काम नहीं बना, तो कैलाश चौधरी ने जैसे तैसे अपने मैसेज को धीमी आवाज में गोपी शंकर तक पहुंचाया, लेकिन गोपी शंकर कहाँ रुकने वाला था। उसे तो अभी भी लग रहा था कि ये सब बताने से कोई फायदा नहीं होगा, अपनी बढ़ाई करने से ही असली फायदा होगा। मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को अलीबाग गांव की हिस्ट्री, कस्टम और कल्चर के बारे में पता ही होगा। मैं कुछ भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। आज मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने इतने सालों इस गांव की और इससे पहले कि गोपी शंकर अपनी और ज्यादा तारीफ कर पाता, अचानक से उसने पीछे से एक जवान लड़के की आवाज सुनी। सरपंच साहब, बहुत हो गया। इतनी देर से आप बस अपनी तारीफ पर तारीफ करते जा रहे हो। क्या आपको शर्म नहीं आ रही है? उस जवान लड़के के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर एकाएक चौंक गया था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया और उस चेहरे को नफरत भरी नजरों से देखते हुए गोपी शंकर ने मुंह खोलते हुए कहा, ओए लड़के, तुम इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे लिए आज का दिन एक इंपॉर्टेंट मिशन के बराबर है। अगर तुमने बीच में अपनी टांग घुसाई या फिर मुझे डिस्टर्ब किया, तो मेरे हाथों से आज वो पाप हो जाएगा जो अलीबाग गांव में पहले किसी ने देखा नहीं होगा। गोपी शंकर की नजरों में ही नहीं, बल्कि उनकी टोन में भी नफरत दिखाई दे रही थी। हालांकि वो अलग बात है कि गोपी शंकर के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बावजूद हमारे विराज जनरल साहब मुस्कुरा रहे थे। तुरंत ही विराज ने गोपी शंकर पर ताना मारते हुए कहा, गोपी शंकर, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट मिशन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑडियंस के बीच में खड़े होना और अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना। हाँ, तो ये भी तो एक ऑनर की बात है। मुझे यहाँ खड़े होकर बोलने का मौका मेयर साहब ने दिया है। अगर तुम्हें इससे कोई तकलीफ है तो तुम मेयर साहब से बात करो, मुझसे ना टकराना। ये बोलते हुए गोपी शंकर ने एक बार फिर से विराज की ओर देखते हुए कहा, तुम तो वो एक्सकावेटर्स के मैनेजर हो ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बहस कर रहे हो, सरपंच से बहस कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि आज की सेरेमनी कितनी इंपॉर्टेंट है? ये बोलते हुए गोपी शंकर ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे मानो इस इवेंट का पूरा आयोजन उसी ने ही किया हो
अगर विराज की जगह अभी कोई और होता तो शायद वो तो गोपी शंकर की बातों में आ भी जाता। इस समय इवेंट में मौजूद भीड़ को भी विराज के दर्शन हो गए थे। सभी ने विराज की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, एक बार हमें गोपी शंकर के स्टेज पर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल भीड़ में फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया था। हालांकि इस बार भी आवाजें सभी के कानों में पहुंच रही थी। हाँ, आज तो रिबन कटिंग सेरेमनी है ना, तो फिर ये सारा भाषण भाषण क्या लगा रखा है? लगभग 8 बज रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक इवेंट ठीक से शुरू भी नहीं किया है। विराज को देखकर इवेंट के ऊपर उंगली उठनी शुरू हो गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जिंदल यहाँ आने ही नहीं वाले हैं। शायद वो हमारे गांव कभी नहीं आएंगे। ये लोग हमारे साथ टाइम पास कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अब और रुकना चाहिए। खाना खाते हैं और खिसकते हैं यहाँ से। दरअसल ये जो 2 से 3 हजार लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो सभी डायरेक्टर जिंदल से मिलने के लिए आए थे, उन्हें देखने के लिए आए थे, जिससे उन्हें उनकी थोड़ी जानकारी मिल सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गांव वाले डायरेक्टर जिंदल से क्यों मिलना चाहते थे। रीजन बहुत ही सिंपल था। वो सभी जानना चाहते थे कि उन्होंने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है और उस प्रोजेक्ट का काम करने का उन्हें कितना रुपया मिलेगा, क्या उन्हें काम भी मिलेगा या नहीं। लेकिन अब जब उन्हें लगने लगा कि डायरेक्टर जिंदल यहाँ नहीं आने वाले हैं, तो वो खाना खाकर यहाँ से भागना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोपी शंकर बस टाइम पास कर रहा है। गोपी शंकर गांव का सरपंच था, इसीलिए उन लोगों को उसकी बात तो सुननी ही पड़ेगी, जो वो सुन भी चुके थे। लेकिन विराज जिंदल, वो यहाँ क्या करने आया था? गांव वाले फिर से एक हो गए थे और एक बार फिर से गोपी शंकर का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा था। लड़के, क्या तूने सुना कि ये लोग तेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? सिंपली दे आर पुटिंग यू डाउन। बोला था ना, मुझसे ना टकराना। ये बोलते हुए गोपी शंकर ने कड़क अंदाज में विराज को घूरा और फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर तूने मुझे और मेरे गांव वालों को ऑफेंड करने की कोशिश भी की तो आगे फ्यूचर में तू अलीबाग गांव में एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग भी नहीं बना पाएगा। गोपी शंकर को अभी तक विराज की आइडेंटिटी नहीं पता थी। यही वजह थी कि वो लगातार विराज को नीचा दिखाने की और उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं लगता है कि एक एक्सकवेटर के मैनेजर को इतनी इंपॉर्टेंट ओकेजन पर बुलाना चाहिए। और अगर बुलाया भी गया है तो आप आराम से भीड़ के साथ नीचे बैठो। ऊपर स्टेज पर आने की हिम्मत कैसे हो गई थी? गोपी शंकर नहीं जानता था कि वो अपने लिए ही सिचुएशंस को मुश्किल बना रहा था। गोपी शंकर, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब पीयूष चावला ने गोपी शंकर की बातें सुनी और उसका एटीट्यूड देखा, तो तुरंत ही वो बीच में कूदते हुए गोपी शंकर पर बरस पड़े थे। जैसे ही गोपी शंकर ने पीयूष चावला के मुंह से निकले शब्दों को सुना, वैसे ही उसने विराज की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेयर साहब, आप इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि ये लड़का आपको भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है? आपने ही तो मुझे यहाँ बोलने के लिए कहा है, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद भी ये लड़का मेरे ऊपर चढ़ रहा है और गांव वालों के सामने मेरी इज्जत खराब कर रहा है। चुप करो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, इज्जत से बात करो। अगर नहीं की जाती है तो यहाँ से दफा हो जाओ। पीयूष चावला, जो इतनी देर से शांत और पोलाइट बैठे थे, अचानक से अब गोपी शंकर पर चिल्लाने लगे थे। उनकी इस हरकत को देखकर गोपी शंकर भी शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज के आने के बाद से उनके एटीट्यूड में अचानक से इतना बदलाव कैसे और क्यों आ गया था। मेयर साहब, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं बस अभी अलीबाग गांव की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में ही बोलने वाला हूँ। जैसे ही गोपी शंकर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। जैसे हम किसी कुत्ते को धुतकारते हैं, वैसे ही पीयूष ने गोपी शंकर को धुतकारते हुए कहा, चल भाग, निकल यहाँ से। गोपी शंकर चाहता था कि मेयर साहब उसे आगे और बोलने का मौका दे, जिससे वो भीड़ के सामने अपनी रोटी सेक सके। लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि मेयर साहब उसे किसी कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे। मेयर साहब के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। दूसरी तरफ पीयूष चावला गोपी शंकर को नजरअंदाज करते हुए सीधा विराज की तरफ बढ़े और विराज को देखकर शालीन अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोलते हुए बोले, आज तो आपने कुछ ज्यादा ही इंतजार करवा दिया। माफ करना, रास्ते में एक परेशानी आ गई थी। क्या हम अभी रिबन कटिंग सेरेमनी को शुरू कर सकते हैं? विराज की बात सुनकर तुरंत ही पीयूष ने अपना सर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। ये बोलने के बाद पीयूष चावला का ध्यान फिर से भीड़ की तरफ गया और 2 बार खांसने के बाद उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, लीडर्स, रिपोर्टर्स और मेरे प्यारे गांव वालों, इंतजार खत्म हुआ। अब चूंकि डायरेक्टर जिंदल यहां आ गए हैं तो हम ऑफिशियली इस इवेंट को अब शुरू करने जा रहे हैं। पीयूष चावला के मुंह से निकले शब्दों ने भीड़ में खलबली का माहौल पैदा कर दिया था। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ती चली गई थी। डायरेक्टर जिंदल, कहां है डायरेक्टर जिंदल? एक शख्स ने तुरंत ही पीयूष से सवाल किया। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी डायरेक्टर जिंदल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेयर साहब, क्या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? कहां है डायरेक्टर जिंदल? पीयूष चावला पर भी सवाल उठना शुरू हो गया था। मेयर साहब, अगर डायरेक्टर जिंदल यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको उन्हें बुलाने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हमसे बिजनेस और काम की बातें तो कर ही सकते हैं ना। एक भाई साहब की बात सुनकर तो ऐसा लगा जैसे उसे डायरेक्टर जिंदल से कहीं ज्यादा बस काम और पैसों की ही पड़ी थी। सभी की बातें सुनने के बाद पीयूष चावला ने विराज की ओर देखते हुए ऑडियंस से कहा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लड़का ही डायरेक्टर जिंदल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पीयूष चावला ने अपनी बात सामने रखी, वैसे ही एक पल के लिए पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया था। सभी लोग एक पल के लिए स्टंड रह गए थे। लेकिन तभी किसी ने अचानक से सवाल करते हुए कहा, मेयर साहब, इस तरह का मजाक हम सहन नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप डायरेक्टर जिंदल को यहाँ नहीं ला पाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी भी कुत्ते और बिल्ली को डायरेक्टर जिंदल से रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टर जिंदल ने हमारे गांव में इन्वेस्ट किया है तो उनका वर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए का तो होगा ही। लेकिन ये तो एक गरीब लड़का है, इसका वर्थ तो 10 रुपए का भी नहीं है। जैसे ही दूसरे शख्स के मुंह से ये शब्द बाहर आती है, वैसे ही पूरी जनता के बीच में हंसी के गुलगुले छूटते हुए नजर आने लगते हैं। अरे, ये एक्सकवेटर्स मैनेजर कब से बॉस बन गया? बाप रे, ये दुनिया तो वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तीसरे शख्स ने भी अपनी राय रखी। लोग लगातार बात किए जा रहे थे और समय समय पर विराज का मजाक बनाते जा रहे थे। ये तो क्लियर था कि उन लोगों में से किसी को भी पीयूष चावला की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उन सभी लोगों को लग रहा था कि पीयूष चावला उनसे मजाक कर रहा है। तुम सब चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपनी। एक तरफ जहां सभी लोग विराज का मजाक बना रहे थे, उसे नीचा दिखाने में लगे थे, तभी अचानक से कड़क आवाज आई। उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए सभी लोग स्टंड रह गए थे और जब उन्हें पता चला कि वो आवाज जनार्दन कोहली के मुंह से आई है तो वहां मौजूद पूरी जनता के मुंह पर ताला लग गया था। जनार्दन कोहली अब क्या करने वाले थे? क्या अब विराज का इंट्रोडक्शन जनार्दन कोहली देने वाले थे? आखिर पीयूष चावला और जनार्दन कोहली ऐसा क्या करेंगे जिससे भीड़ को विराज ही डायरेक्टर जिंदल है इस बात पर भरोसा होगा? क्या विराज को कोई टेस्ट देना होगा या फिर विराज को कोई सबूत दिखाने होंगे? क्या विराज भीड़ के सामने ये साबित कर पाएगा कि वो ही डायरेक्टर जिंदल है या फिर खेल खेल में कुछ और ही होने वाला था? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।